नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए हैं। वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। दूसरी खबर में बात इंडिया गठबंधन की। तीसरी खबर में बात असदुद्दीन ओवैसी की। चौथी खबर में बात सीमा हैदर की। सबसे पहले बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक ओर जहां देश भर की राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कसते नजर आ रही, इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर चित्रकूट में पद्म विभूषण से सम्मानित तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने उन्हें पागल बताया था। जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम भद्राचार्य महाराज को अल्पज्ञानी बताया। फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा गई है। उनके इस बयान का विरोध तेजी से शुरू हो गया है, जिसे लेकर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने भी काफी विरोध जताया है। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देते हुए कहा है कि हिम्मत है तो हमसे सामना करके दिखाए। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज के ऊपर जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अल्पज्ञानी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनौती देता हूँ कि जगत गुरु महाराज के बजाय वो राजू दास से ही शास्त्र कर ले। जिस जगह चाहे, जहां पर चाहे वहां पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि हाल ही में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो हिंदू धर्म को धोखा बताते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया था। इस पर बोलते हुए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मूर्ख और पागल बताया था, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको निशाने पर लेते हुए उन्हें ही अल्पज्ञानी बता दिया था। ऐसे में अब एक बार फिर से उनका विरोध जमकर शुरू होता दिख रहा है। दूसरी खबर में बात इंडिया गठबंधन की। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों के बीच शय और मात का खेल तेज हो गया। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आगामी चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान किया। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने नई चुनौती पेश हो सकती। पश्चिम उत्तर प्रदेश बीएसपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में वेस्ट यूपी में विपक्ष के बीच वोटों के बंटवारे से इंडिया को नुकसान उठाने का खतरा है। हालांकि पिछले 2 चुनावों से मुस्लिम मतदाता बसपा से किनारा किए हुए हैं। दलित वोटरों में भी सेंध लगी है, इसलिए 2024 में अकेला चलने से बसपा को कोई बड़ा करिश्मा वेस्ट यूपी में कर पाएगी। इसे लेकर सियासी जानकार आशंकित हैं। दरअसल मायावती की पेठ 10% दलित जाटव के अलावा अति पिछड़ी जातियों में भी रही है। मुस्लिम मतदाता भी कई चुनाव में मायावती के साथ रहे हैं। आज अति पिछड़े मतदाताओं को लेकर हर दल गंभीर है। बीजेपी का इस पर पूरा फोकस है। ऐसे में मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो गठबंधन मजबूत होता। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा ने वेस्ट यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा की सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं निकाय चुनाव में बसपा से मुस्लिम मतदाताओं ने दूरी बना ली। पार्टी का एक भी मेयर नहीं जीत पाया। नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष भी गिनती के ही जीते हैं। इसलिए अपना अस्तित्व दिखाने या बनाए रखने के लिए 2024 का चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा है। वेस्ट यूपी में बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है। सीएसडीएस के मुताबिक 2007 के यूपी विधानसभा चुनावों में बसपा को 30.43% वोट मिले थे। वहीं पार्टी ने 200 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद 2009 के लोकसभा में बीएसपी का वोट प्रतिशत गिरकर 27.4% रह गया। हालांकि बसपा ने 21 सीटें जीती थी। 2012 के असेंबली चुनाव आते आते बसपा और कमजोर हो गई। इसकी एक वजह यह थी कि वेस्ट यूपी में ब्राह्मण और कुछ दलित वोट मायावती से कट गए। बीएसपी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि वोट शेयर भी 5% घटकर
25.9% पर आ गया। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा ने 20% वोट तो हासिल किए, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। 1984 में बसपा की स्थापना हुई। बसपा को पहली बड़ी सफलता सपा के साथ गठबंधन में 1993 में मिली। 12 विधायकों वाली पार्टी को 1993 में 67 सीटें मिली। बसपा ने 164 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। सपा ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 18 महीने बाद ही बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया था। उसके बाद वो 1995 को बीजेपी के ही समर्थन से बनी। 1996 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कांग्रेस संग चुनाव लड़ा। बीएसपी को 67 सीट और कांग्रेस ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की। बाद में मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद वो बीजेपी के सहयोग से सीएम बनी थी। तीसरी खबर में बात एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मौके पर मौजूद सरकारी कर्मचारी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। वहीं गिरिडीह के प्रशासनिक अधिकारियों ने ओवैसी की सभा में पाकिस्तान समर्थक नारों की पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक मामला डुबरी थाना क्षेत्र के केवी हाई स्कूल मैदान का है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी अपने विधानसभा प्रत्याशी मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। सभा शुरू होने के कुछ देर बाद ही भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने नारेबाजी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति ने सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नारेबाजी के दौरान ओवैसी ने नारे लगा रहे व्यक्ति को टोकते हुए कहा, तुम्हें जाकिर लाया है क्या? ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी डुमरी दिव्या का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अलावा मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी भी सभा की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि सभा के बाद वीडियो की जांच में प्रथम दृष्टया भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी की पुष्टि करते हुए दिव्या ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद ग्राम सेवक की तहरीर पर केस दर्ज करवाया गया है। ग्राम सेवक राजेश्वर महतो ने भी खुद के मौके पर मौजूद होने और पाक समर्थक नारेबाजी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की पुष्टि की है। इस मामले में गिरिडीह प्रशासन के जारी प्रेस नोट में भी दर्शक दीर्घा से भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की पुष्टि की गई है। गिरिडीह के पीआरडी विभाग के मुताबिक यह हरकत सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। वहीं इस मामले में थाना डुमरी में एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल मुबीन रिजवी और सभा के आयोजक मुजफ्फरनगर हसन नूरानी को नामजद किया गया है। वहीं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। इस केस में नामजद एआईएमआईएम प्रत्याशी मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी ने वीडियो को एडिटेड बताया। उन्होंने बिहार के एक न्यूज चैनल पर अपनी वीडियो को काट छाट कर वायरल करने का आरोप लगाया है। अब्दुल ने बताया है कि मोहम्मद शाकिर उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके समर्थन में शाकिर साहब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। बताते चले कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के देहांत के चलते डुमरी विधानसभा सीट खाली हुई है। यहाँ हो रहे उपचुनाव में एआईएमआईएम सहित तमाम पार्टियों ने चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी ठोकी। इसको लेकर चुनावी प्रचार जारी है। यहाँ 5 सितंबर 2023 को मतदान होगा। चौथी खबर में बात सीमा हैदर की। छोटे पर्दे के सबसे चर्चित कपिल शर्मा शो और बिग बॉस में शामिल होने का ख्वाब तो सभी देखते हैं। इन दोनों में से किसी भी शो से ऑफर मिलना बड़े बड़े कलाकार के लिए बड़ी बात होती, लेकिन ऑफर आए और कोई इस शो में जाने से मना करे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सीमा हैदर की। सीमा हैदर को इन दोनों शो से ऑफर मिले हैं, लेकिन उसने फिलहाल इसमें जाने से इनकार किया है। हालांकि सीमा की ओर से इस ऑफर को खारिज भी नहीं किया गया। सीमा हैदर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। उसने बताया कि कपिल शर्मा शो में शामिल होने के लिए उसे और उसके पति सचिन मीना को ऑफर मिला था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन दोनों को मुंबई बुलाया गया था। इसी प्रकार उसे सलमान खान के बहुचर्चित रियलिटी शो बिग बॉस से भी ऑफर मिला था। सीमा ने बताया कि इनमें से किसी भी शो में जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं। उसने कहा कि जब भी ऐसा कोई प्लान बनेगा तो वो जरूर बताएगी। सीमा हैदर का ये बयान सामने आने के बाद उसके वकील एपी सिंह ने भी वीडियो बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर भी इनमें से किसी भी शो में शामिल होना सीमा के लिए ठीक नहीं। वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा फिलहाल जांच के दायरे में है। सरकारी एजेंसियां जांच कर रही, जांच के बाद ही इस तरह के किसी भी शो या कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सीमा और सचिन से भी बात की। सीमा हैदर ने इस संबंध में जारी किए वीडियो बयान की शुरुआत एक बार फिर से जय श्री राम के साथ की। इसी के साथ उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आने के बाद सीमा हैदर ने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। यही नहीं, सीमा लगातार हिंदू धर्म के अलग अलग त्योहारों को भी हिंदू परंपरा के मुताबिक मना रही है। वो व्रत रख रही है और भगवान की मूर्तियों के सामने पूजा भी कर रही है। अभी चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए भी उसने व्रत रखा था। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।